गिफ्ट डीड। जब कोई व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति जैसे जमीन, मकान, गाड़ी या कोई और कीमती चीज बिना किसी बदले या पैसों के यानी मुफ्त में दान या उपहार की तरह किसी अन्य व्यक्ति को देता है, तो इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज को गिफ्ट डीड कहते हैं। इसे सरल भाषा में दान पत्र व उपहार विलेख के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जो साबित करता है कि एक व्यक्ति ने अपनी खुद की मर्जी से अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दान या उपहार के तौर पर दे दी है। गिफ्ट डीड के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नियम व शर्तें क्या है? दान पत्र को कुछ खास नियमों व शर्तों के अनुसार ही बनाया जा सकता है। इन नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका गिफ्ट कानूनी रूप से मान्य हो और भविष्य में कोई झगड़ा न हो। आइए इन नियमों व शर्तों को आसान भाषा में समझते हैं। पहला, अपनी मर्जी से देना। जब आप किसी को कोई चीज उपहार के रूप में देते हैं तो ऐसा करने की आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। किसी और व्यक्ति के द्वारा आपको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, बिना कुछ लिए देना। जब आप कोई चीज गिफ्ट करते हैं तो आपको बदले में कुछ नहीं मिलना चाहिए। जैसे आपने अपनी गाड़ी अपने भाई को उपहार के तौर पर दी है तो आपको बदले में पैसे नहीं मिलने चाहिए। अगर आपको बदले में कुछ मिलता है तो यह गिफ्ट नहीं बल्कि खरीद बिक्री हो जाती है। तीसरा, दान गिफ्ट में दी जाने वाली संपत्ति की जानकारी। गिफ्ट डीड में जिस चीज को आप गिफ्ट कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी लिखी होनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी को जमीन गिफ्ट कर रहे हैं तो उस जमीन का पता, वह कितनी बड़ी है आदि सभी जानकारी होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है ताकि बाद में किसी तरह का कोई विवाद न हो। चौथा, उपहार लेने वाले के द्वारा उपहार को स्वीकार करना। जिस व्यक्ति को आप उपहार दे रहे हैं उस व्यक्ति को भी उपहार लेने के लिए तैयार होना चाहिए। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक घड़ी गिफ्ट की है तो आप उसे वह घड़ी तभी दे पाएंगे जब वह उसे लेना चाहेगा। पांचवा, 18 वर्ष से ज्यादा आयु। इसके अलावा उपहार देने वाला व्यक्ति और लेने वाले व्यक्ति दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। दोनों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। गिफ्ट डीड बनवाना क्यों जरूरी है? पहला, कानूनी मान्यता। गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो साबित करता है कि आपने अपनी संपत्ति खुद की मर्जी से किसी अन्य व्यक्ति को दी है। इससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकता। दूसरा, झगड़ों से बचाव। अगर आप बिना किसी दस्तावेज के अपनी संपत्ति किसी को देते हैं तो भविष्य में उस पर झगड़े हो सकते हैं। गिफ्ट डीड से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि संपत्ति किसे दी गई है और क्यों दी गई है। तीसरा, अधिकारों की सुरक्षा। गिफ्ट डीड में संपत्ति देने वाले और संपत्ति लेने वाले दोनों के अधिकारों के बारे में लिखा होता है। इससे दोनों को अपने अधिकारों से जुड़ी बातें अच्छे से समझ आ जाती हैं। चौथा, टैक्स में फायदा। अगर आप अपने करीबी रिश्तेदारों को उपहार देते हैं जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चों आदि, तो आपको टैक्स में फायदा मिल सकता है। पांचवा, परिवार में शांति। उपहार विलेख की मदद से आप अपनी संपत्ति को अपने परिवार के सदस्यों में आसानी से बांट सकते हैं। इससे परिवार में किसी तरह का झगड़ा नहीं होता है। छठा, वापस लेने का झंझट नहीं। एक बार गिफ्ट डीड बन गया तो आप अपनी संपत्ति को वापस नहीं ले सकते। इससे जिस व्यक्ति को आपने अपनी कोई भी वस्तु उपहार में दी है वो व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है, यानी उसे वो वस्तु दोबारा छिन जाने की कोई चिंता नहीं रहती है। सातवां, संपत्ति दान के लिए सही तरीका। अगर आप किसी धार्मिक संस्था को कोई भी वस्तु दान में देना चाहते हैं तो गिफ्ट डीड एक बहुत ही अच्छा तरीका है। दान पत्र बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? आधार कार्ड आपका और उस व्यक्ति का जिसको आप उपहार दे रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र अगर आप करीबी रिश्तेदार को उपहार दे रहे हैं। विवाह प्रमाण पत्र अगर आप अपने पति पत्नी को उपहार दे रहे हैं। संपत्ति के कागजात जिस संपत्ति को आप दे रहे हैं उसके कागजात। गिफ्ट डीड के फायदे और नुकसान क्या है? गिफ्ट डीड के फायदे, तुरंत मालिक बन जाते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति के नाम पर उपहार विलेख या दान पत्र बनाया जाता है वह व्यक्ति तुरंत उस चीज का मालिक बन जाता है। कर में छूट, अगर आप अपनी कोई वस्तु अपने परिवार वालों को देते हैं तो आपको कम टैक्स देना पड़ता है। वसीयत से अच्छा, अगर आप अपनी चीजें अपनी मौत के बाद किसी को देना चाहते हैं तो इसके लिए वसीयत बना सकते हैं।
लेकिन गिफ्ट डीड से यह काम आपके मरने से पहले ही आपके सामने और तुरंत हो जाता है। कानूनी रूप से सुरक्षित गिफ्ट डीड को कानून के हिसाब से एक सही व सुरक्षित तरीका माना जाता है, इसलिए इसमें किसी तरह का झगड़ा होने की संभावना कम होती है। गिफ्ट डीड के नुकसान: वापस लेना मुश्किल। एक बार दान पत्र बन जाने के बाद आप उस चीज को वापस नहीं मांग सकते। कर लग सकता है, कई बार भी गिफ्ट डीड पर कर लग सकता है, खासकर अगर आप अपनी चीज किसी गैर रिश्तेदार को दे रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया: लंबी गिफ्ट डीड बनाने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है और इसमें आपको वकील की मदद लेनी पड़ सकती है। गलत व्यक्ति को देने से नुकसान: अगर आप अपनी चीज किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो उसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा, तो बाद में आपको नुकसान हो सकता है। गिफ्ट डीड को चुनौती दी सकती है। जाने कब और कैसे। कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिनके कारण गिफ्ट डीड को भी चुनौती दी जा सकती है। इसके पीछे कई मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे धोखाधड़ी: अगर दान पत्र को धोखे से बनाया गया हो, जैसे कि इसके कागजों में गलत जानकारी देकर या धोखे से किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाकर। दबाव या उत्पीड़न: अगर संपत्ति देने वाले व्यक्ति पर दबाव डाला गया हो या उसे धमकाया गया हो, तो भी गिफ्ट डीड को चुनौती दी जा सकती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ: अगर संपत्ति देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं था, तो उसकी दी हुई संपत्ति को चैलेंज किया जा सकता है। शर्तों का पालन न होना: अगर गिफ्ट डीड में कुछ शर्तें रखी गई हों और वे शर्तें पूरी न की गई हों, तो भी उपहार विलेख को चैलेंज किया जा सकता है। उपहार विलेख को चुनौती देने की प्रक्रिया: अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हुआ है और आप गिफ्ट डीड को चैलेंज करना चाहते हैं, तो आपको यह कदम उठाने होंगे। कानूनी नोटिस: सबसे पहले आपने जिस व्यक्ति को अपनी संपत्ति दी है, उसे एक कानूनी नोटिस भेजना होगा। इस नोटिस में आपको यह बताना होगा कि आप दान पत्र को क्यों चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट में याचिका: अगर नोटिस के बाद भी कोई हल नहीं निकलता है, तो आपको कोर्ट में एक याचिका दायर करनी होगी। इस याचिका में आपको यह साबित करना होगा कि उपहार विलेख गलत तरीके से बनाई गई थी। गवाह: आपको कोर्ट में ऐसे लोगों को गवाह के तौर पर पेश करना होगा जो इस बात की पुष्टि कर सकें कि गिफ्ट डीड में धोखाधड़ी हुई थी या आप पर दबाव डाला गया था। प्रोबेट प्रक्रिया: अगर संपत्ति देने वाला व्यक्ति अब जीवित नहीं है, तो आपको प्रोबेट प्रक्रिया के जरिए यह साबित करना होगा कि गिफ्ट डीड सही तरीके से नहीं बनाई गई थी। प्रोबेट प्रक्रिया के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है। भारत में वसीयत शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है। इस शब्द का इस्तेमाल संपत्ति के संबंध में किया जाता है। वसीयत को अंग्रेजी में विल कहते हैं। वसीयत एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसकी मृत्यु के उपरांत संपत्ति के उत्तराधिकारियों का निर्धारण करता है। वसीयत लिखने वाला व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए इसमें कभी भी बदलने के साथ ही निरस्त भी कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1992 की धारा 2(h) के अनुसार वसीयत या इच्छा पत्र का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जो संपत्ति के संबंध में वह इच्छा करता है कि यह उसकी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित की जाए। संक्षेप में इसका मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी चल या अचल संपत्ति का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है, उसे वसीयत कहते हैं। वसीयत चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों पर की जा सकती है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे चल संपत्ति कहते हैं, जैसे वाहन, पशु आदि। ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, उन्हें अचल संपत्ति कहते हैं, जैसे भूमि, मकान, पेड़ इत्यादि। वसीयत लिखने के लिए कुछ कानूनी बातों का पालन करना होता है, जो भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1952 के अनुसार इस प्रकार है। वसीयत करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक होता है। वसीयत लिखित में होनी चाहिए। वसीयत में वसीयत करने वाले व्यक्ति के साथ ही 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। वसीयत लिखने में इन बातों का रखें ध्यान। वसीयत लिखने से पहले अपनी सभी संपत्तियों का एक विवरण तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें बीमा पॉलिसी, चल अचल संपत्ति का विवरण शामिल हो।
आप अपनी संपत्ति में कितने लोगों को शामिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची बना लेना चाहिए। आप अपनी संपत्ति का कौन सा हिस्सा और किस अनुपात में देना चाहते हैं, इसका निर्धारण पहले से कर लेना चाहिए। वसीयत लिखने में सरल और स्पष्ट भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि संपत्ति अधिक है और वसीयत के बाद भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो, तो अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को निष्पादक नियुक्त कर देना चाहिए। वसीयत के प्रत्येक पेज पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। वसीयत में 2 गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होने चाहिए। गवाह बनाए गए व्यक्ति आपके परिचित होने के साथ ही ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनका वसीयत में कोई हित न हो। वसीयत का पंजीकृत या नोटरी कराना आवश्यक नहीं है, परंतु आगे भविष्य में कभी विवाद से बचने के लिए पंजीकृत अवश्य करा लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि आपकी वसीयत गुम हो जाती है तो उसकी प्रति प्राप्त की जा सकती है। वसीयत और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या अंतर है? वसीयत केवल वसीयतकर्ता या वसीयत बनाने वाले की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है। यह मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि वसीयतकर्ता की संपत्ति और सामान कैसे वितरित किए जाएंगे और मृत्यु के बाद उनके आश्रितों की देखभाल कौन करेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी प्रिंसिपल के जीवनकाल के दौरान प्रभावी होती है, जब प्रिंसिपल स्वास्थ्य समस्याओं या अन्य कारकों के कारण चीजों की देखभाल करने में असमर्थ होता है। क्या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होना अनिवार्य है? नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। हालांकि यह बेहतर है अगर कोई व्यक्ति अपने मामलों को प्रबंधित करने के लिए अनुपलब्ध होने की आशंका करता है। लिखित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होने से प्रिंसिपल और अटॉर्नी दोनों को एक ही पृष्ठ पर रहने में मदद मिलती है। दस्तावेज का उपयोग अटॉर्नी द्वारा अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने के अधिकार के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।